तो हमने ये पेपर 4 स्टार्ट किया था ना, इसमें हमारे पास 20 मार्कर्स होते हैं ना, दो 20 मार्कर्स। पेपर 4 का स्ट्रक्चर आई एम श्योर कि अब हमें पता है। पेपर 4 हमारे पास जो आएगा वो 20 मार्कर के दो क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। द टोटल टाइम अलाउड विल बी 1 hour 15 minutes, और इस सवा घंटे के अंदर मुझे दो सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। और एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए वापस रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम की प्लानिंग के लिए, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगी कि यस, P4 इज कंफ्यूजिंग एट टाइम्स, 20 मार्कर में टाइम मैनेजमेंट इशू आ रहा है, मैंने ये रीड किया। लेकिन अब देखो, मेन इस कंफ्यूजन को या इस टाइम मैनेजमेंट को अगर हमें सही करना है पेपर के लिए, एग्जाम्स के लिए, CI के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेपर 3 और पेपर 4 अच्छा हो, तो along with obviously trying to write the best answers, we have to make sure that we are planning our time very effectively। जो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आई थिंक काफ़ी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे होते हैं। लेकिन टाइम, देखो टाइम मैनेजमेंट वो स्किल है जो मेजॉरिटी बच्चे, पता है कितने सारे बच्चे होते हैं जिनको बहुत सारा अच्छा कोर्स आता है, पढ़ना आता है, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग इट गेट्स डिफिकल्ट। मैंने भी जितने जितने भी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स, तुम लोग को पता होना चाहिए कि मेजॉरिटी मार्क्स जो स्टूडेंट्स के डिडक्ट होते हैं वो कट कैसे होते हैं, कि उनको कोर्स बहुत अच्छे से आता है, जब वो लिखते हैं ना तो वो अपने थॉट्स को सही से एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ इसलिए एंड मौके पे ये बात बता रहा हूँ कि तुम लोग अब फोकस करो दो चीज़ों पे, कि वट एवर यू आर थिंकिंग, आर यू एक्चुअली एबल टू राइट इट ऑन योर ओन। दो चीजें इंश्योर करनी है तुम लोगों को। नंबर वन, वट एवर यू हैव अंडरस्टूड, वट एवर यू हैव स्टडीड अप टिल नाउ, are you able to actually write it down on the piece of paper, on in your answer sheets? Are you actually able to write down what exactly you understand? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब वो लिखना शुरू करते हैं तो लिखने के साथ वो इतना अच्छा उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते प्रॉबेबली लिखते वक्त, तो वो फिर उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है। सो पहला सवाल तो ये है कि आर यू एबल टू एक्चुअली truly write what you really understand, or you're just writing something else? Number one. And number two, are you able to write that down in the given time? सेकंड जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है तुम लोगों से वो ये है कि क्या वो चीज़ जो तुम लिखना चाह रहे हो वो उस टाइम के अंदर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है वैसे ये टेक्निक, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होना या बहुत सारा पता होने से कुछ नहीं होता। भले मुझे दो बातें पता हैं, बट when I write those two things, I write them down properly. That's what a good student should do। भले मुझे 6 पॉइंट्स पता है, लेकिन मैं एग्जाम में एग्जामिनर को 6 पॉइंट्स नहीं बताऊंगा, मे बी मैं 2 पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन सही से बताऊं। उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, कॉन्टेक्स्ट में मैं लेकर गया हूँगा, ये बात मैंने क्यों लिखी है, ये बात मैंने क्या लिखी है, मैं एक एक बात उस एक ही पॉइंट के बारे में, 2 पॉइंट्स के बारे में भी प्रॉपर बता दूं तो भी अच्छा होता है। द पॉइंट इज, आई माइट हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, आई माइट हैव स्टडीड अ लॉट फ्रॉम द बुक, बट आई डोंट नीड टू टेल माई इंटायर एंड एवरी नॉलेज, एवरी पीस ऑफ नॉलेज टू द एग्जामिनर। इन एग्जाम आई विल हैव टू जस्ट लुक कि किस तरह का सवाल है। क्योंकि पता है, ये बात शायद सुनने में बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम सिचुएशन होती है, एग्जाम सिचुएशन के अंदर हम क्वेश्चंस रीड करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो एक एक जल्दी वाला स्टेट भी होता है काफी स्टूडेंट्स को, तो वो अक्सर क्वेश्चंस को रीड करते हुए भी गलती कर देते हैं। इतना बेसिक ब्लंडर है ये जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, कि वो क्वेश्चंस क्वेश्चन रीड करते हुए कुछ, जैसे मैं क्वेश्चन 2 आज हमें, मैंने लास्ट हमने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट किया था इसका, तो आज हमें इसका क्वेश्चन 2 भी अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन 2 पे बात करनी थी, तो क्वेश्चन 2 रीड करता हूँ जैसे, सही है। Advise Ruhi on whether Porter's five forces analysis is the most useful approach when developing S to use new business strategy. Advise Ruhi on whether Porter's five forces analysis is the most useful approach when developing S to use न्यू बिजनेस स्ट्रैटेजी। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर छोटी छोटी डिटेलिंग पे फोकस करना होता है कभी कभी। अब हमने, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अच्छा पोर्टर फाइव फोर्सेस का सवाल है, अरे हाँ ये तो मुझे आता है, पोर्टर्स फाइव फोर्सेस का सवाल है, ये तो मुझे समझ आ गया, अगर पोर्टर्स आता है, पढ़ा है तो सही है। लेकिन अब पॉइंट इज कि इट्स नॉट
the question is not just about Porter's five forces. The question is that whether this model is the most useful, or are there any other models do you think which might help me too? And it's focusing on न्यू बिजनेस स्ट्रैटेजी. अब एक्चुअली ये जो न्यू बिजनेस स्ट्रैटेजी है, इसका मतलब भी मुझे समझ आना चाहिए. सिर्फ पोर्टर्स फाइव फोर्सेस के बारे में मैं पूरी किताब भी लिख दूंगा तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे. मुझे इस पोर्टर्स फाइव फोर्सेस को या इस मॉडल को इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ले जाके बात करनी होती है. मतलब व्हाट, चलो टेल मी ना, व्हाट न्यू बिजनेस स्ट्रैटेजी दे वर प्लानिंग फॉर. कैन एनीवन टेल मी, क्या मतलब, क्या तुम लोग के रफ आंसर्स क्या आते हैं? लाइक व्हाट्स द न्यू बिजनेस स्ट्रैटेजी दैट दे आर प्लानिंग फॉर एनी. जो हमने केस पढ़ा था पहले, अगर याद है तुम लोगों को, क्या न्यू बिजनेस स्ट्रैटेजी मतलब, क्या मतलब है इसका? मतलब न्यू बिजनेस स्ट्रैटेजी सुन के माइंड में क्या आना चाहिए? व्हाट कम्स इनटू योर माइंड? टेल मी ऑन द चैट, टेल मी, आई एम जस्ट लिसनिंग. मतलब न्यू बिजनेस स्ट्रैटेजी का सवाल है, पोर्टर्स फाइव फोर्सेस का सवाल है, तो ये न्यू बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या बनाना चाहती है, क्या है ये? इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान. बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होता है? प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान्स फॉर द बिजनेस डिवाइडेड इनटू स्मॉलर स्टेप्स. सही है. अब देखो, माइंड में आना चाहिए, गुड, जब वो नई बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात करें ना, तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि रूही जो है वो एक ग्रोथ के बारे में सोच रही है, न्यू ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोच रही है. अभी करीम ने जो है वो कंपनी छोड़ दी है, और करीम की सक्सेस की वजह से भी आई थिंक S2U बहुत ग्रो किया था. एंड करीम एक्चुअली बिकेम, याद है ना, करीम एक्चुअली बिकेम दैट टीवी सेलिब्रिटी एंड ऑल दैट स्टफ. एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट सक्सेस ही एक्चुअली वाज एबल टू make this S2U very successful also. But now Ruhi is here, Kareem has just left, and now they want to design a business strategy. और business strategy का मकसद है कि बेसिकली रूही अब सोच रही है कि अगले 5 साल, अगले 10 साल में हम S2U को कहाँ देख रहे हैं. याद है? क्योंकि जब हम बिजनेस स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं, तो स्ट्रैटेजी बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते थे, कोई याद दिला सकता है? जो स्ट्रैट, क्योंकि एग्जाम पेपर 4 का नाम ही बिजनेस स्ट्रैटेजी है. पेपर 4 का नाम ही बिजनेस स्ट्रैटेजी है. तो हमारा ये जो माइंड मैं बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ाते हुए भी बोला था, लेकिन अब ये माइंड आपका, मतलब साथ आप कैरी करोगे ना. तो अब अगर बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाते हैं, सो व्हाट इज द वर्ड दैट वी यूज, द व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ बिजनेस स्ट्रैटेजी? व्हाट इज द वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ बिजनेस स्ट्रैटेजी? द वर्ड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, प्लानिंग नहीं. गुड, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज द वर्ड. ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज द वर्ड. एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर कितने स्टेजेस होते हैं, कोई याद दिलाएगा मुझे? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कितने स्टेजेस होते हैं? 3. वेरी नाइस. क्या क्या मॉडल, क्या याद है? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक चॉइस, और स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन. याद है? Strategic analysis, strategic choice, and strategic implementation. These are the 3 stages of strategic management or of designing business strategy. और ये हमने यूनिट नंबर 1 के चैप्टर 8 और 9 की कहानी अब मैं बता रहा हूँ, जो कि यूनिट 1 में है ना. ठीक है, बेसिकली स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का मतलब क्या है? रूही अगर बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाना चाहती है, बता दो, कोई याद दिला दो. अगर रूही ये चाहती है कि बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाए हम S2U की, तो सबसे पहले तो उसको स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना होगा. तो व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रैटेजिक एनालिसिस? लाइक व्हाट वर्ड शुड कम इनटू आवर हेड्स टू रिमेंबर अबाउट स्ट्रैटेजिक एनालिसिस? करंट पोजीशन. गुड. क्योंकि जैसे ही स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का नाम आएगा, तो आपके माइंड में वर्ड चलना चाहिए है करंट पोजीशन. यानी कि बिजनेस की करंट पोजीशन क्या है, बिजनेस अपनी करंट शक्ल देखे पहले. याद है ये बात? यानी कि जो शक्ल देखनी होती है ना अपनी खुद की, आईने में खड़े होके, उसको कहते थे हम स्ट्रैटेजिक एनालिसिस. एंड इफ रूही वांट्स टू डिजाइन अ न्यू बिजनेस स्ट्रैटेजी, उसको सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, मुझे बताओ?
अगर रूही चाहती है कि वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाए आगे ग्रोथ के लिए, तो सबसे पहले रूही को अपना करंट स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना चाहिए, अपना करंट स्टेटस चेक लेना चाहिए, अपनी करंट बिजनेस की अ, जो करंट पोजीशन है उसको क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि उसका मेन गोल क्या है। फिर वो अपनी करंट पोजीशन देखेगी तो ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकेगी। एंड इन ऑर्डर टू एनालाइज द पोजीशन, शी कैन, what models she can use if she wants to analyze her current, the not her current position, the current position of S to U. Then what are the main models, what are the main frameworks that uh, रूही कैन यूज? सॉर्ट यूज कर सकता है, पेस्ट यूज कर सकती है, कर नहीं सकता सॉरी। फिर कोर कॉम्पिटेंस इसको अपनी आइडेंटिफाई करनी चाहिए है, इसको अपना जो है, और कौन सा था, फाइव फोर्सेस एनालिसिस तो करवाया है इसने। सही, बेसिकली शी शुड use the SWOT analysis to overall analyze the position of S2U. She should use PEST analysis to analyze the environment of this particular market. Core competences, she should try to identify the core competence, the core skill, the core strength that S2U is having. And she should also try to analyze the industry using the five forces analysis. And yes, another model which she can use is the BCG matrix, Boston Consulting Group, जो हमने AS लेवल में यूनिट नंबर 3 में पढ़ा था। एंड कैन एनीवन टेल मी, BCG मैट्रिक्स, जो BCG का मॉडल है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का जो मॉडल है, वो क्या चीज एनालाइज करने के लिए हमें काम आता है? मतलब a company will use Boston, if I want to use BCG for my company, then why, what will I want to analyze? पोर्टफोलियो, मार्केट नहीं, मेन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्यों? क्योंकि बीसीजी बताता था कि अगर एक कंपनी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को आप डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें वो कैश काउ, प्रॉब्लम चाइल्ड, डॉग, और उस तरह से वो क्लासिफाई करता था। फिर वो स्ट्रेटजीज हमें बताता था। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट प्लेसमेंट का वर्ड भी बीच में मैंने रीड किया हफ्सा तुम्हारा, लेकिन प्रोडक्ट प्लेसमेंट, तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट कुछ और चीज होती है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट तो होता है कि आपको मार्केट में गैप देख के फिर प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालाइज करने के लिए जो मॉडल होता है वो होता है बीसीजी मैट्रिक्स। सही है। तो बेसिकली करंट पोजीशन उसको एनालाइज करनी चाहिए है। फिर करंट पोजीशन को एनालाइज करने के बाद, once the strategic analysis is done for this S2U, then she will have to make a choice between a lot of options. Because अगर रूही अपने बिजनेस की S2U की 5 साल की स्ट्रैटेजी बना रही है, if she's actually making a strategy for the next 5 years, then she needs to current she need to analyze the current position of her business by using the strategic analysis of the different frameworks. Then she will have to make a, maybe a choice. She will have to make some decisions on making business strategy, because 5 साल के बाद अगर रूही कहती है कि हमने अभी तो मार्केट लीडर हो गए हम कंट्री जी के, और कल को रूही कहती है कि अब हमें कंट्री जी के बाद कंट्री एक्स में एक्सपैंड करना है, कंट्री वाई में एक्सपैंड करना है, या इस तरह का कोई ग्रोथ प्लान बनता है, तो जाहिर है फिर उसमें हमें उस हिसाब से, अगर हम दूसरे कंट्रीज जाने की प्लानिंग करते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग कर जाते के ऊपर जाते हैं, तो उसमें फिर अलग तरह की स्ट्रैटेजी बनेगी। जाहिर है फिर उसमें रिसोर्सेज उस तरह से आपको चाहिए होंगे। सोचो ना। अच्छा, चलो एग्जाम्पल दो मुझे। अब बहुत क्रिएटिविटी चाहिए तुम लोगों की थोड़ी सी, कि सुबह सुबह उठा के क्लास ले रहे हैं और फिर क्रिएटिविटी भी चाहिए, लेकिन क्रिएटिविटी आई एम श्योर आप बहुत क्रिएटिव हैं। सही है। लेकिन मुझे बताओ कि S2U अगर एक्सपैंड करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, तो हाउ, व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स कि वो ग्रो कैसे कर सकता है? जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि कंट्री जी से ये डिफरेंट कंट्री में जाने की प्लानिंग करता है, एक्सपैंडिंग इनटू अ डिफरेंट कंट्री इज वन ऑफ द ऑप्शंस इन विच S2U कैन ग्रो। देन व्हाट आर द, मतलब व्हाट आर द एग्जांपल्स और व्हाट आर द सीन्स दैट दे कैन डू ग्रोथ के लिए? वो क्या कुछ कर सकते हैं, जैसे एक्सपैंडिंग इनटू अ न्यू कंट्री, और लोकेशन एक्सपैंड कर सकते हैं, मे बी बड़ा कॉल सेंटर ले रहे हैं वो, गुड। कोई नया प्रोडक्ट आईटी से रिलेटेड लेकर आ सकते हैं।
कैपिटल तो चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे, बट ग्रोथ एग्जाम्पल्स हो ना, स्पेसिफिक आईटी सेक्टर में काम कर रहा है कोई नया, एक्सपैंडिंग इनटू न्यू मार्केट, बहुत एक वेग है, स्पेसिफिक न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, they can move to more capital intensive, good, introduce AI, very nice point, बहुत अच्छा point है, AI इंटीग्रेट कर सकते हैं हम मे बी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, और कस्टमर्स हमें फोन करते होंगे कि अभी वेबसाइट नहीं चल रही, तो वो AI बेस्ड, जो हम अब एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो कहीं भी अगर ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे होते तो सही है। और कोई चीज? ERP सिस्टम्स लेकर आ सकते हैं, गुड, वेरी नाइस, समझ आ गया। तो अब जब ग्रोथ करना चाहते हैं, या क्योंकि जब रूही चाहती है ना, ये देखो ना, रूही इज नाउ डेवलपिंग अ न्यू बिजनेस स्ट्रेटजी टू enable S2U to grow in the future, because she is actually planning for growth in the future. Her mindset is a very growth type scenes. तो अब हो सकता है कि उसको बहुत सारी चॉइसेस करनी होंगी, ग्रोथ करना है तो कौन से ऑप्शन के थ्रू ग्रो करना है, क्या हमें नए प्रोडक्ट्स लाने हैं, या हमें नए कंट्री जाना है, या AI इंटीग्रेट करना है, वो जो भी ग्रोथ के सिलेक्शंस होंगी उसमें चॉइसेस इन्वॉल्व होंगी ना। और स्ट्रेटेजिक चॉइस करने के लिए जो मॉडल्स रूही यूज कर सकती है, वो कौन कौन से मॉडल्स हैं, रूही कैन एक्चुअली यूज विच models to make a choice between decisions, what models can she use, what frameworks she can use actually. So she can use decision trees, she can use NSOF matrix, then she can use force field analysis, and she can also do what, she can also do uh, the investment appraisal of the different growth options, जो investment appraisal में हमने पढ़ा था, paybacks and ARRs, and if you remember, because whenever you have to make a strategic choice, you might have to make a lot of decisions, and in order to financially evaluate the different decisions, financially अगर check करना चाहता हूँ, then I'll have to probably use the decision trees. Decision trees would help me to evaluate any choice, any decision on a financial basis. Then she can also use NSOF matrix, and NSOF matrix is mainly used to analyze the growth options, different growth options. Specifically रूही जो है ग्रोथ की ही प्लानिंग कर रही है, अगर हम यहाँ देखें तो NSOF matrix का मॉडल तो वो मॉडल है जो मुझे ग्रोथ के बारे में सोचते हुए फॉरन क्लिक होता है। इफ यू गाइज हैव स्टडीड, एम आई बीइंग क्लियर, आई बिलीव राइट, कि if she wants to financially evaluate the different options that she has, she can use the decision tree model. Then if she wants to specifically analyze different growth options, that what are the different growth options for S2U available in the market and how can they expand. So now she can use NSOF matrix, because NSOF is actually used to analyze the growth options. And then she can also use force field analysis. If you remember, force field analysis is actually when you identify two different types of forces of any decision. You try to identify the driving forces for that particular decision, and you also identify the restraining forces for that particular decision. कोई भी फैसला करना होता है तो आप कुछ उसकी ड्राइविंग फोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हो और रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हो, और फिर आप उसको एक अच्छे से फ्रेमवर्क पे लेकर आते हो जिसको हम कहते थे फोर्स फील्ड एनालिसिस। एंड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तो एक पूरा अलग चैप्टर है यूनिट 5 का, जो पे बैक और ARR और NPV वगैरह हम असेसमेंट कर सकते हैं डिफरेंट, क्योंकि ऑप्शंस होंगे तो उनके डिफरेंट पे बैक्स होंगे, उनके डिफरेंट ARRs होंगे। आई माइट हैव टू before I make an investment, I might have to actually evaluate that whether this investment should be done. तो उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बहुत काम आता है। और यस हाँ, डिसीशन ट्री और जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है वो मेनली फाइनेंशियली इवेल्युएट करने के लिए यूज होते हैं किसी भी स्ट्रेटेजिक ऑप्शन को। इज इट बीइंग क्लियर? आई बिलीव कि आप लोग सारे जो हैं एग्जाम्स बहुत अच्छे देंगे, और रिजल्ट का मुझे नहीं पता, अभी भरोसा मुझे रिजल्ट का नहीं है कि रिजल्ट कैसा आएगा। इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा, कोशिश हम सबकी पूरी है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन वंस यू ट्रस्ट योर सेल्फ,
once you trust the process कि भाई मेहनत तुम लोगों ने पूरी की है और डेफिनेटली यू गाइज आर स्टडिंग हार्ड, यू गाइज आर गिविंग योर बेस्ट शॉट, तो अगर ये माइंडसेट इस तरह का है कि यार हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं और एग्जाम में भी जाके कोशिश हम पूरी करेंगे, तो दैट माइंडसेट इटसेल्फ विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस प्रॉब्ली। सही है, रादर देन कि मैं परफेक्ट होने की कोशिश करूं और मैं परफेक्शनिस्ट माइंडसेट बन जाऊं। सो ट्राई टू जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट, दैट्स द बेस्ट माइंडसेट। तो इससे खुद ब खुद आपका प्रेशर रिलीज होगा, आप अच्छा फील करेंगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है। हाँ, दुआ मैं आप लोगों के लिए पूरी रात जाग जाग के करूंगा, टेंशन नहीं लें आप लोग, मैं पूरी पूरी रातें जागूंगा और मैं आपके लिए सिर्फ स्पेशली आप लोगों के लिए दुआ करूंगा। और तो वो टेंशन आप ना लें। ठीक है। और मेहनत करें। कोई अगर आपको प्रॉब्लम आता है, अगर आप समझते हो कि कोई क्यूरीज हैं, कोई कंसर्न्स हैं, सो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट शेयरिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप्स एज वेल। और डेफिनेटली यू कैन टेल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है। अम्मा करो। ईमेल्स मैं क्लास के बाद देख लेता हूँ। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद रूही की ऊपर बात चल रही थी हमारी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हाउ मेनी स्टेजेस डू वी हैव? थ्री: स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक चॉइस एंड स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के अंदर हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, स्ट्रैटेजिक चॉइस के पास हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, एंड देन वट एवर डिसीजन रूही इज एक्चुअली मेकिंग, वट एवर स्ट्रैटेजी रूही plans to implement for S2U, because as Ruhi is a new person joining into this S2U, Kareem just left and Ruhi just joined. So if I talk to Ruhi, if I एक्चुअली कंसल्ट रूही, क्योंकि एग्जाम में हमारा रोल बिजनेस एडवाइजर का है, ये बात हमें पता है। तो अगर मैं अच्छा बिजनेस एडवाइजर हूँ, इफ आई रियली वांट टू एडवाइज रूही on how to make a business strategy, then I need to tell her that you need to first strategically analyze S2U, then you need to make a choice between the different options or the different decisions that you might have when designing a business strategy. And once you have made the decision, once you have made the choice, once you have probably decided to uh, go to an international market for growth, let's say that's a decision what you have made. अगर आपने फैसला किया है कि हम नए मुल्क में जाएंगे, कंट्री जी के बाद अब कंट्री एक्स में जाएंगे, तो now I need to tell Ruhi that whatever decision you have made, you will have to plan the implementation of that particular decision. You will have to, if you plan to grow with expansion into international market, if you want to expand from country Z to country Y, let's say. So now, if you want to go into country Y, then it will not just happen if you want to go to country Y. You will have to go to country Y, right? You'll have to actually execute whatever your decision is. It's not like के on papers. यूं नहीं समझो कि बस हमने किसी को बोला कि चलो नए मुल्क चलते हैं तो नए मुल्क चले गए, ऐसा नहीं होता होगा ना। प्रैक्टिकली आप कंट्री चेंज या डिफरेंट कंट्री में एक्सपैंड करने की बात कर रहे हो। जस्ट प्रैक्टिकली थिंक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, थिंक ऑफ लेट्स से of a school or a college planning to go into a new country. Now that's not a small decision, that's not a tactical or a operational or an operational decision, that is a strategic decision, that is a decision that will actually impact the success of this entire organization. If this decision goes wrong, if you try to go and expand into a new country and you're not able to do it, let's say if it's not properly planned, if it's not financially backed up, if the resources are not right, if it's not properly organized, then if anything goes wrong, then this will actually affect the success of an entire business, of this entire organization. इतना अच्छा अभी ग्रो कर चुका है S2U 5-6 साल के अंदर, कितनी सेल्स बढ़ गई, कितना हमारा मार्केट शेयर बढ़ गया, जो हमारे पास डेटा था याद है ना, इतना मार्केट शेयर हमारा बढ़ गया, रेवेन्यू इतना सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। फिर ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन नाउ इफ दिस ग्रोथ डिसीजन गोज रॉन्ग, इफ द स्ट्रैटेजिक चॉइस दैट यू हैव मेड इज नॉट planned properly on how it should be implemented, then ultimately वो बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने का फायदा क्या हुआ? आपने अपनी करंट पोजीशन को एनालाइज किया,
फिर आपने डिसीजंस लिए केयरफुली कि क्या करना है, और अब वो जो डिसीजन लिया उसकी भी तो प्लानिंग करनी होगी कि वो हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। नए कंट्री जाएंगे तो क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगी, और किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लेकर आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है एक नया मुल्क ऐड हो रहा है, उसमें कितने एम्प्लॉयज नए होंगे, कितने डिपार्टमेंट्स नए होंगे, कितना पेपर वर्क नया होगा, एक्चुअल इंसान वहां पे लोग आएंगे इंटरव्यू देंगे, वो उनकी सैलरीज डिसाइड होंगी, वहां के सप्लायर्स से हम जाके शायद मिलेंगे, कितने का मतलब प्रैक्टिकली पॉइंट इज के इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेइंग कि हम नए मुल्क चले जाते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू एक्चुअली डू इट, एंड इफ इट्स एक्चुअली डूइंग इट, तो इट्स नॉट जस्ट कि आप जाके खुद ही कर लोगे। उसकी पूरी रिसोर्सेज, कितनी रिसोर्सेज चाहिए होंगी, कितना पैसे लगेंगे, कितने टाइम में हम जाएंगे। जैसे आज अगर 19 मार्च है, तो हम अगर कहते हैं 19 मार्च 2024 है अगर आज, और मैं कहता हूँ कि मैं 2025 के अंदर कंट्री वाई में जाना चाहता हूँ, तो वो 1 साल तक मुझे ये भी तो सोचना होगा कि वो कंट्री वाई में एक्चुअल जाएंगे कैसे। सप्लायर्स से जाके मिलना होगा, बीच में शायद मुझे एक्चुअल ट्रैवल करना होगा, रूही के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, समझ आए? तो द पॉइंट इज दैट स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन इज द प्लानिंग of the execution of that decision, of the execution of that choice that has been made by an organization, that how the decision will be executed and not actual execution, the planning of that execution. बहुत carefully सुनो, it's not the actual execution, it is the planning of the execution. Like अभी आप नए कंट्री वाई गए नहीं हो, आप कंट्री वाई जाने का प्लान बनाओगे पूरा, जिसमें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ज़ाहिर है, एक तो आपने एक चीज पढ़ी है इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 9 में मेनली कॉर्पोरेट प्लान्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बनेंगे। आपको अपने कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में सोचना होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर आपका बड़ा अफेक्ट होता है जब आप इतने बड़े स्केल पे इतनी एक्सपेंशंस करते हैं। तो जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपैंड होने से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में भी डिफरेंस आएगा। पहले सिर्फ मैं कंट्री जी की बातें करता था, अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लोग कंट्री वाई के ऊपर डिस्कशंस लगा रहे होंगे, नए तरह के लोग उसमें शायद फिर इन्वॉल्व होंगे। तो आई हैव टू मेक श्योर दैट द कॉर्पोरेट कल्चर ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डिस्टर्ब। The corporate culture of my organization of S2U is strong enough to accept major changes like expansion into new countries. क्योंकि न्यू सोचो प्रैक्टिकली कि मैं जब कंट्री वाई में जाऊंगा ये S2U को लेके, तो उसमें मुझे जाहिर है कितने एम्प्लॉयज ऐड होंगे ना, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा है वो भी चेंज होगा। एक बेसिक मेरा, अगर मैं रीजनल या ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर भी बना रहा हूँ, तो मुझे अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ अब कौन से कंट्री जी के अंदर नहीं रखना, मुझे कंट्री वाई को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लेकर आना है। कितने लोगों की जॉब रोल्स चेंज होंगे, कितने लोगों की शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होंगी। पहले हमारे एक मैनेजर थे जो सिर्फ कंट्री जी के सुपरवाइजर थे या जी को देखते थे, अब शायद हमने उनको कंट्री वाई के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बनाना है। सो नाउ इट्स, और हम सोसाइटी कल्चर की बात नहीं कर रहे, हम सोशियोलॉजी नहीं पढ़ रहे, हम बिजनेस कल्चर की बात कर रहे हैं कि बिकॉज व्हेन सच मेजर डिसीजंस आर टेकन, it will actually affect the culture of an organization. The corporate culture would be affected, and any major decision would involve change. It's actually a big change that an organization is going through, and that change changes anything. Change can be, चेंज इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड ना, चेंज कुछ भी हो सकता है कि हम नया सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं तो चेंज है, हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वो भी चेंज है, हम नए कंट्री जा रहे हैं वो एक मेजर चेंज है, हम जो है वो अपना फर्नीचर जो है पुराना हो गया वो कर रहे हैं, वो भी चेंज। चेंज इज एनीथिंग दैट, ऑब्वियसली चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ये बड़ा फेमस कोट है। तो चेंज, आप कोई भी मेजर फैसला करोगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब चेंज के थ्रू गुजरेगी, तो आपको उस चेंज को अच्छे से मैनेज भी करना होगा। अगर आपने अपने कल्चर को सही से मैनेज या चेंज को मैनेज नहीं किया, तो वो डिसीशन जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हो सकेंगे। अगर आप कंट्री वाई में जाके एक्चुअल S2U को एक्सपैंड करना चाहते हो, तो नाउ यू नीड टू have a proper change management system. You need to properly manage that change so that the employees are willing to accept whatever change is happening. Because अगर मेरे लोग वहां पे accept नहीं करना चाहेंगे,
अगर वो इस तरह का वीक कल्चर है अगर मेरे S2U का, और वीक कल्चर का मतलब होता है कि अगर एम्प्लॉयज माइंडसेट ये है कि वो ज्यादा चेंज इतना एक्सेप्ट नहीं करते, इंजॉय नहीं करते, अगर एम्प्लॉयज इस तरह के S2U में हैं जो जो कहते हैं कि नहीं यार इस तरह का चेंज तो हमें ज़रूरत नहीं है, और हम तो फिर कैसे मैनेज करेंगे, और हम तो कंट्री वाई के बारे में जानते भी नहीं है, इस तरह के रोने शुरू करते हैं बेसिकली अगर लोग ज़्यादा। तो अगर इस तरह का बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक वीक कल्चर है। और अगर हम समझते हैं कि नहीं, the employees and the people working with us will actually love to accept change, they will actually want to uh, accept whatever major decision we are taking, because the employees should rather believe that the management is not a villain. The management is actually trying to grow the business so that everyone is actually willing to grow. मतलब वो अगर मैं एज अ बिजनेसमैन मैं भी सोचूंगा और मैं चाहता हूँ कि मेरा S2U होता और मैं चाह रहा हूँ कि कंट्री वाई में जाऊं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे एम्प्लॉयज उसमें सफर करें। मैं तो चाहूंगा मेरे एम्प्लॉयज भी वो उसमें सीखें, मेरे एम्प्लॉयज भी उसमें आगे काम करें। तो इवन इफ आई हैव दैट माइंडसेट ऑफ रनिंग S2U, then I need to make my employees understand that that any change that will be introduced will be the betterment of organization. It will be for the betterment of you people also. Because if we expand as a company, then you grow as an employee. पॉइंट इज कि कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जिनको ये बातें समझ आती हैं और कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जिनको ये बातें समझ नहीं आती, और ये जाहिर है हर तरह का इंसान हर तरह का माइंडसेट होता है। तो नाउ आई इफ आई एम रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ क्योंकि हम बिजनेस स्ट्रैटेजी की बातें कर रहे हैं, डायरेक्टर लेवल की बातें कर रहे हैं, तो अगर मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का, सीनियर मोस्ट बंदा हूँ, मेरे अंडर लेट्स से 100 200 500 1000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो आई नीड टू मेक श्योर दैट द माइंडसेट ऑफ दोज 100 पीपल is strong enough to accept change. And for that purpose I might need to have that concept जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। आई विल नीड टू हैव दोज लीडर्स विद मी। आई विल नीड टू, बिकॉज इफ आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आई कैन नॉट जस्ट गो टू एवरीवन और हर किसी के कान में जाके बोल रहे हैं कि चेंज एक्सेप्ट का, ऐसा नहीं होता होगा। मतलब आई नीड टू हैव दोज पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन हु आर ट्रांसफॉर्मेशनल माइंडसेट पीपल, और ये पॉजिटिव माइंडसेट लोग होते हैं जो ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, जो जो शौक रखते हैं आगे बढ़ने का, या जो जो सीखने का बहुत शौक होता है। तो वो फिर चाहते हैं कि वो इस तरह के बड़े जो मेजर इन्फ्लुएंसिव लोग होते हैं कंपनी के, उनको हम कोशिश करते हैं कि वो फिर चेंज मैनेज करने में हमारी हेल्प करें। वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर मैनेजिंग दिस चेंज विद द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। सो दैट ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर ट्रांसफॉर्म? ट्रांसफॉर्म वर्ड का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है लीड नहीं, चेंज। ट्रांसफॉर्म जैसे फिजिक ट्रांसफॉर्म की, सही है ना? ट्रांसफॉर्म होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज दोज हु एक्चुअली नो हाउ टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ चेंज। ठीक है। और इसके अलावा कॉर्पोरेट प्लानिंग, कल्चर मैनेजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, एंड देन वी ऑल्सो हैव टू मेक अ contingency plan that if something goes wrong, contingency planning, let's say if we are expanding into country Y, if we are trying to grow into new country altogether, then that's again a very strategic decision. So I need to also do a proper contingency planning for that particular decision and for my organization as a whole. Because uh, because if I'm not making a contingency plan, if I'm not planning for crisis, if I'm not planning for risks, then definitely समथिंग वुड गो रॉन्ग। ऐसा नहीं हो सकता है कि नए कंट्री जा रहे हैं और सब कुछ सही हो जाए। तो समथिंग वुड डेफिनेटली गो रॉन्ग, एंड आई माइट हैव टू बिफोर हैंड आई माइट हैव टू प्लान फॉर दोज कंटिजेंसीज, दोज बुराइयां, कि क्या क्या बुराइयां जो है वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ सकती हैं, और इस डिसीजन की वजह से क्या कुछ गलत हो सकता है, और फिर वो क्या कुछ गलत हो सकता है उसकी प्लानिंग को हम अच्छे वर्ड्स में कहते हैं कंटिजेंसी प्लानिंग। सही है। सो कंटिजेंसी प्लान्स भी फिर मैं पहले से बना के रखूंगा, ताकि कुछ भी अगर मैस अप हो जाती सिचुएशन तो मैं उसको कंट्रोल कैसे करूंगा, या मेरे बैकअप डिसीजंस क्या होंगे, उसको कहते हैं contingency planning. And that is how a strategic management process works. मैंने ये रूही को
सामने रखते हुए, S2U को सामने रखते हुए पूरा वापस से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इसलिए बोल दिया क्योंकि क्योंकि जाहिर है अभी हमारे पास सवाल बेसिक सा पोर्टर 5 फोर्सेस की सिचुएशन को यूज करने का है, लेकिन सवाल बिजनेस स्ट्रैटेजी का है। और ये एग्जाम जाहिर है S2U तो वापस नहीं आएगा एग्जाम, जब आप लोग दे रहे होगे अभी 24 के अंदर, तो जाहिर है आप लोग के पास केस अलग होगा, तुम लोग के पास सिचुएशन अलग होगी, कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, लेकिन माइंडसेट तो यही होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब स्ट्रैटेजी बनानी होती है तो दैट इज हाउ दे थिंक। एंड इफ यू अंडरस्टैंड द वे ऑफ थिंकिंग, इफ यू अंडरस्टैंड द वे ऑफ वे इन विच द डायरेक्टर्स वुड थिंक, तो अल्टीमेटली आप जब एग्जाम में बैठे होगे तो आंसर भी उस माइंड फ्रेम के साथ लिख रहे होगे कि एक्चुअल यू आर एडवाइजिंग। एंड व्हेन द क्वेश्चन आस्क्स यू अबाउट स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, you actually understand what strategic analysis means and why is it important. When the question is about, let's say, strategic choice, then you actually know what a strategic choice actually means and what are the models that can be now talked about. And then if the question is about any area from, let's say, strategic implementation, then you should actually understand what the planning of strategic decision means, what the strategic implementation actually is. समझा हुआ होगा। पॉइंट इज कि थोड़ी मुश्किल मुश्किल बातें आज की हैं मैंने, मुझे पता है, लेकिन लेकिन द पॉइंट इज कि जब समझा हुआ होगा ना तो लिखने में आंसर क्वालिटी खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। बाकी एनी क्वेश्चंस? इज इट क्लियर अप टिल नाउ? ठीक है, बाकी है कि पेपर 4 अभी हमने क्वेश्चन के ऊपर मेनली बात नहीं की, वो हम नेक्स्ट क्लास पे कर सकते हैं, लेकिन घर पे वापस एक दफ़ा कह रहा हूँ कि पेपर 4 की या पेपर 3 की जब आप प्रैक्टिस करो तो प्लीज़ कीप अ टाइमर फॉर योर सेल्फ। और बाकी है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल आप फुल बढ़ाएं, चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम के अंदर। आप इफ़ यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, इफ़ यू गेविंग योर बेस्ट शॉट, तो उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हो। सही है, ट्राई टू बी मोर कॉन्फिडेंट, बिकॉज मुझे पूरा भरोसा है तुम लोगों के ऊपर कि तुम लोग अच्छा ही करोगे। सही है, आई एम श्योर अबाउट इट, इंशाल्लाह।